और ये इसमें हमें इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। और इसमें इस चैप्टर सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल उसे कहते हैं जिसमें ग्रह उपग्रह तथा सूर्य, जिसमें 8 ग्रह हो जाते हैं, तथा कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंडों को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। फिर उसमें आते हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्यास्त के पश्चात आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए क्योंकि दिन के समय सूर्य की प्रकाश की रोशनी बाकी ग्रह उपग्रह तारों के से ज़्यादा होती है, इसलिए दिन के समय हमें सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है, बाकी चीज़ नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि तारे और उपग्रह नहीं दिखाई देते। जैसे ही सूर्य शाम के ढलने के साथ साथ जैसे ही वह ढलने लगती है सूर्य, वैसे ही हमें धीरे धीरे ग्रह उपग्रह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, आप इनकी गणना नहीं करते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ ही टिमटिमाते होते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। अतः आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक ही बार दे सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं दे सकते हैं। अतः ये चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं फिर यहाँ पे कि पूर्णिमा मंथ में एक बार दिखाई देती है, ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर अमावस्या यानी पूर्ण चंद्रमा दिखाई देती है, उस दिन आकाश साफ रहता है। और अमावस्या एक काली रात होती है, जिस दिन रात के टाइम अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं दिख सकता है। इससे हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे है कि क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। अब देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश बाकी ग्रह उपग्रहों से ज़्यादा होती है, इसलिए वो नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, हमें आकाश में तारे उपग्रह छोटे छोटे तारे सब दिखाई देने लगते हैं। रीज़न यही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म वाले होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यानी कि सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तो उससे हम ये अपना एज ए ट्रिक बना सकते हैं कि जितने भी तारे होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण वो अपने ऊष्मा एवं प्रकाश को नहीं महसूस कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे दूर होने के कारण बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर कुछ वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा प्रतीत होता है। ठीक है। रात्रि के में आसमान में की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधि आकृतियों को देखते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल को
नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा सप्तऋषि। इसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि आकाश में जब 7 तारों के समूह को जो देखते हैं उसे ही सप्तऋषि कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। परिवार या पड़ोसी के किसी व्यक्ति बड़े से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों के नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। और ध्रुव तारा आकाश में सबसे यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इसे हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव के स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ग्रह पिंड कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि तारे और ग्रह में अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो तारों के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे दूर होने के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्णा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते हैं, पर यह चंद्रमा की तरफ चमकती हुई प्रतीत होती है। अब आते हैं हम लोग का चित्र 1.2 में। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। शुक्र बुध के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। यानी कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन को लेते हुए हम इसमें कर सकते हैं, एक एक दिन अल्टरनेट। बुध से स्टार्ट करेंगे, बुध, बृहस्पति को छोड़ देंगे, शुक्र के बाद शनि छोड़ देंगे और उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी। शनि छोड़ दिए, रवि और मंगल, सोम नहीं होता है, मंगल लेंगे। फिर मंगल के बाद बुध हम लोग जो कि ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, बचा हमारा बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र हम लोग पहले ही ले चुके हैं। शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य के नज़दीक का जो ग्रह है वह बुध है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। जो नज़दीक होता है वह कम समय लगाता है चक्कर लगाने में, इसलिए जो बुध है वो बुध 88 दिन लगाता है चक्कर लगाने में। और सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून है, तो नेपच्यून 164 साल लगाता है। नज़दीक होने के कारण हमें कम समय लगता है, जो दूर है वो तो श्योर है कि ज़्यादा समय लगाएगा। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति के बीच का जो पट्टी है वह क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे तारे, गैस, धूल, कण, इस सब का एक पट्टी होता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह के अंदर का जो ग्रह होता है जितने सारे, वह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और क्षुद्र ग्रह के बाहर के जितने सारे ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है सबसे। अब इसी पिक्चर्स को देखते हुए हम लोग सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर यानी कि भाई है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी में पृथ्वी के समान 7 अन्य उपग्रह हैं, 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल में सूर्य 8 ग्रह में हो गया बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मात्रक का स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए थे और जो दीर्घवृत्ताकार में फैले रहते हैं ये कक्षा कहलाते हैं। बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। उसके बाद है इसमें हम लोग की एक छोटा सा टॉपिक है, साइड में दिया है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत ही शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी का शब्द होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने हम। जियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और जियोमेट्रिया यानी पृथ्वी का मापन, और जियोडाइज यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी, अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब भी कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही हैं और जीवन के लिए अनुकूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल, वायु हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। बाकी जगह पे जीवन नहीं है। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 का मतलब 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इससे रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा
पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक ही चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए अनुकूल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना तो जल है और ना ही वायु है। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जल और वायु। हर चीज़ के बिना हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल और वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जितने भी सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाते हैं, जो कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है और उसमें मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और ये फिर क्वेश्चन आ सकता है कि दो ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है वह किसके कारण बना हुआ है? तो दो ग्रहों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें दो ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हर एक ग्रह एक दूसरे से टकराते रहते और हर ग्रह टकराने के बाद उसमें विरोध उत्पन्न होता, फिर क्षति होती है हमें। इसलिए दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ग्रहों के बीच में एक कक्षा की तरह जगह बनाए रखा है। फिर आते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाती है, जिसके कारण धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और दूसरी ओर सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यही आकाशगंगा, मिल्की वे और आकाशगंगा को भी निहारिका भी कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं और नेबुला भी कहते हैं। इसलिए ध्यान देना है, अगर मिल्की वे पूछे, दुग्ध मेखला भी इसे भी कहते हैं, तो अगर एक ही आकाशगंगा का भी कितना ही सारा नाम है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक नदी बहती सी कही गया। इस प्रकार इस आकाशगंगा नाम पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। ग्रह और तारों में क्या होते हैं? तारों के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे दूर होने के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल में आपको पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, छोटे छोटे उल्कापिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बुध, बृहस्पति ने लेना है, शुक्र, शनि ने लेना है, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन है। और जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है? जल, वायु, भोजन, ये सारी चीज़ें एक पृथ्वी पर ही उपलब्ध है।
बाकी किसी भी ग्रह पे उपलब्ध नहीं है। या हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसलिए क्योंकि चंद्रमा पे भी छोटे छोटे पहाड़ पठार हैं और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश भी नहीं होती है। तो ये जो पठार और पहाड़ जो है, जब वो उस पर रहते हैं तो हम उसके सिर्फ वो छाया बन जाती है। जब छाया बनती है, जब प्रकाश उसके, तो उस पर प्रकाश वहाँ पे जा नहीं पाता है। और उसके जो पीछे वाले जो पार्ट, बीच में पहाड़ और पठार है, तो उसके पीछे वाले पार्ट्स को हम देख नहीं, मतलब छाया पड़ जाती है, अंधेरा पड़ जाता है। इसलिए हमें चंद्रमा के एक ही पार्ट्स देख पाते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग। हो गया। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र है। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी है? सूर्य का सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह, सबसे पहला बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सभी सूर्य ग्रह के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? तो सभी सूर्य दीर्घवृत्ताकार लगाते हैं। ध्रुव तारे को किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे उत्तर दिशा का ज्ञान करती है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। डैश का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है। डैश का एक समूह है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है, उसे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। सूरज पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गई। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।